हेलो फ्रेंड्स, सरिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए, जो कि हिंदी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं और एग्ज़ाम ये बहुत करीब हैं, तो हम लोग पूरी बुक का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कि इसी को देखते हुए मैं आप लोग के लिए डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर राम और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो आदिकाल के दोनों के कॉम्बिनेशन बुक के हैं उनको मैं लेके आई हूँ, जो कि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इससे आप लोगों को पूरी बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी, आप लोग एमसीक्यू इसे लगाइए और देखिए कि आप लोग की तैयारी कहाँ तक हुई है। क्योंकि अब बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो एमसीक्यू के द्वारा हम लोग ये सॉल्व करेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल जी के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो हम लोग अपनी वीडियो आगे शुरू करते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने आंसर इसके देते चलिएगा नीचे कमेंट में, जिससे कि पता चले कि आप लोग की तैयारी कितनी है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और जो बच्चन सिंह हैं, उनके काल विभाजन और नामकरण में किस तरह के मतभेद पाए गए हैं। और जो बच्चन सिंह की बुक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये तो सभी को मालूम होगा और ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं आप लोग से पूछ रही हूँ कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। अगर किसी को भी इसका आंसर मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आप लोग लिखेंगे तो इससे आप लोग के दिमाग में वो चीज़ हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। यहाँ पहले हम लोग देखेंगे कि काल विभाजन और नामकरण, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण है उसमें डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया है। और बच्चन सिंह ने जो मर्यादावादी और शास्त्रीय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो टॉपिक पे बात की है, तो बच्चन सिंह ने इसे भी अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कबीर और विद्यापति को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। कबीर को इन्होंने श्रृंगारी कवि कहा है। इधर रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर को क्या कहा है, बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा है और इन श्रृंगारी कवि को उन्होंने नहीं माना है। इस तरह छोटे छोटे पॉइंट पे दोनों इन बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में बहुत सारे मतभेद पाए गए हैं। और कुछ जो रीति के प्रति दृष्टिकोण है वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अलग हैं और बच्चन सिंह जी के अलग हैं। ये भी इनमें मतभेद देखा गया है। हम लोग यहाँ से देखते हैं एमसीक्यू कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल के विषय में क्या क्या चर्चा की है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के विषय में क्या बात की है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल नाम को भ्रामक क्यों माना है, ये पहला क्वेश्चन है। आप लोग भी इसके आंसर नीचे कमेंट में देते चलिए और चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, इससे आप लोग को जो छोटे छोटे बिंदु हैं वो भी आप लोग को अच्छे से लर्न हो जाएंगे। जी हाँ, 1996 ये है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जब प्रकाशन वर्ष हुआ था इसका 1996। देखिए ये भ्रामक क्यों माना है बच्चन सिंह ने आदिकाल को, क्योंकि इसमें बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। ये उनका कहना है, ये बच्चन सिंह आधुनिक काल के हैं, तो उनको आदिकाल में जो रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है वह उनको बाबा आदम के ज़माने का लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चन सिंह के अनुसार भक्ति काल को मध्यकाल कहना क्यों अनुचित है। भक्ति काल को मध्यकाल इनको, क्योंकि ये चार ऑप्शन आपके हैं, चार ऑप्शन आप लोग पढ़ते चलिए और नीचे कमेंट में अपने आंसर देते चलिए। मैं थोड़ी देर के लिए वेट कर लेती हूँ। तो बच्चन सिंह के अनुसार भक्ति काल को मध्यकाल कहना क्यों अनुचित है, बताइए आप लोग। क्योंकि ये मध्यकाल जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीति मुक्त कवियों घनानंद, बोधा आदि के लिए, देखिए पहले तो रीति मुक्त कवि हैं घनानंद और बोधा, दोनों रीति मुक्त कवि हैं बच्चन सिंह के अनुसार, के लिए किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग
को प्रस्तावित किया है? स्वच्छंद रीति, मुक्त रीति, बद्ध रीति, रीति सिद्ध। इसमें आप चारों ऑप्शन में आप लोग अपना आंसर दीजिए। किस नए पारिभाषिक शब्द का प्रयोग प्रस्तावित किया है रीति मुक्त कवियों में? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका मुक्त रीति। मुक्त रीति शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ कथन दिया है और तर्क दिया है। आजकल के बदलते पैटर्न में देखिए ये ऐसे आएगा आजकल। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार नया इतिहास लिखने के लिए शुक्ल जी के ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। तर्क है क्योंकि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया था और हम स्वतंत्र तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। आप लोग आंसर विकल्प देख के आंसर दीजिए। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या सही है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था डॉक्टर बच्चन सिंह ने बोला है। बच्चन सिंह छायावाद शब्द के स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द को अधिक उपयुक्त मानते हैं। तर्क है क्योंकि छायावाद शब्द केवल काव्य तक सीमित रह जाता है, जबकि स्वच्छंदतावाद उस दौर के गद्य और राष्ट्रीय आंदोलन को भी अपने भीतर समेट लेता है। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बच्चन सिंह ने छायावाद को स्वच्छंदतावाद उपयुक्त समझा है। इसका आंसर भी आप लोग का हो जाएगा स्वच्छंदतावाद। देखिए गद्य और राष्ट्रीय आंदोलन को भीतर समेट लेता है, ये बात कही है। आप लोग नीचे कमेंट में इसका आंसर बताइए। चारों विकल्प देख लीजिए। निम्नलिखित अवधारणाओं उनके प्रयोक्ताओं संदर्भों को सुमेलित करिए। देखिए अभ्रंश काल, प्रथम नवजागरण, मैथिली के प्रथम प्रयोक्ता, अवधि के प्रथम प्रयोक्ता। इसमें आप लोग को एक सूची से दूसरी सूची में मैच करना है। तो प्रथम नवजागरण भक्ति काल को बोलते हैं। ये किसने बोला है? हाँ देखिए अभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय, ये है डॉक्टर बच्चन सिंह ने बोला है। जाति शब्द आए तो समझ जाइए बच्चन सिंह के हैं। और प्रथम नवजागरण काल भक्ति काल, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। मैथिली के प्रथम प्रयोक्ता विद्यापति और अवधि के प्रथम प्रयोक्ता मुल्ला दाऊद है। ये भी आप लोग देख लीजिए। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आधुनिक काल के भीतर आने वाले युगों का सही अनुक्रम क्या होना चाहिए? आधुनिक काल के कौन कौन से अनुक्रम सही हैं ये आप लोग को बताना है। नवजागरण युग, स्वच्छंदतावाद युग, उत्तर स्वच्छंदतावाद युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, की रीति काल, आधुनिक काल, उत्तर आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर पहले नवजागरण युग, फिर स्वच्छंदतावाद युग, फिर उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। इस तरह से आधुनिक काल क्रम से चलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार साहित्य इतिहास लेखन कैसी प्रक्रिया है? साहित्य इतिहास लेखन बच्चन सिंह ने लिखे हैं, तो इसकी प्रक्रिया क्या है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रवहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया। ये साहित्य ऐतिहासिक प्रक्रिया है। दूसरे संस्करण की भूमिका के अनुसार बच्चन सिंह ने इस बार किस क्षेत्र के लेखन को स्त्रीवादी सोच के तहत स्थान दिया है? स्त्रीवादी सोच के तहत स्थान दिया है किसे? चार ऑप्शन आप लोग को दिए, नीचे अपने आंसर कमेंट में करते चलिए और देखते चलिए कि आप लोग की तैयारी कितनी है। स्त्री कथा लेखन, ये अशोक माहेश्वरी जी का है। स्त्री कथा लेखन, इन्हें विस्तृत स्थान दिया है। लेखक ने अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद का संबंध किससे जोड़ा है? लेखक ने अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद का संबंध किससे जोड़ा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो शुक्ल जी के इतिहास के आगे कुछ नहीं देखना चाहते हैं, उन्हें बच्चन सिंह ने अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद के संबंध से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर स्थापना और तर्क पे बात करते हैं। कोई महत्वपूर्ण नई पुस्तक छपने पर इतिहास लेखन के पुराने ढांचे से छेड़छाड़ करनी पड़ती है। तर्क है क्योंकि साहित्य इतिहास लेखन एक जड़ प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए सही है और आर गलत है।
क्योंकि साहित्य इतिहास लेखन देखिए बच्चन सिंह ने ही किया है, तो ये इसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती, ऐसा हो भी नहीं सकता है। ये एक जड़ प्रक्रिया नहीं है, ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं हम इसे। तो ये सही है और आर गलत है। और ये इतिहास लेखन के पुराने ढांचे से छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, ये ठीक है। इसमें नए इतिहास के लेखन से वर्ग चेतना को धक्का लगता है, क्योंकि नया इतिहास यथास्थितिवाद और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है। यहाँ भी स्थापना और तर्क दिए गए हैं। इसमें आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट में दीजिए। यहाँ इसका आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। नए इतिहास में वर्ग चेतना को धक्का लगता है। दूसरा संस्करण की भूमिका के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चन सिंह के जो दूसरे संस्करण हैं उसकी भूमिका के आधार पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। पहला, दूसरा और तीसरा, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। शुक्ल जी के इतिहास को अंतिम सत्य मानना लेखक के अनुसार आँखों के इलाज की ज़रूरत जैसी होती है। ये आपका एक कथन भी आ सकता है एग्जाम में। अब बच्चन सिंह ने स्वीकार किया कि प्रथम संस्करण में महत्वपूर्ण नाम छूट गए थे। आगे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अमीर खुसरो के संदर्भ में किन दो ध्रुवों के बीच तालमेल बैठाने की मजबूरी का उल्लेख किया है? अरबी और फारसी, दरबार और मठ, संगीत और कविता, दिल्ली और मेरठ। यहाँ अमीर खुसरो के बारे में बात कर रहे हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए नीचे कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दरबार और मठ। ये जो राजकवि यहाँ दरबार और मठ में राजकवि रहते थे, सूफी शिष्य भी रहते थे अमीर खुसरो के दरबारी कवि के रूप में। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। इसके आगे कल हम लोग आगे ज़रूर करेंगे, इसके आगे कंप्लीट हम लोग, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जो कि पूरा पढ़ने से अच्छा है आप लोग इसे MCQ में सॉल्व कर लें। और वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा आप लोग। कल मैं इसी टाइम आप लोग के आगे इसकी MCQ लेके आऊँगी। और इसके बाद आज बच्चन सिंह के आदिकाल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी नए जुड़े हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे के अपडेट आप लोग को इससे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।